नमस्कार दोस्तों। कल अपन ने पढ़ा था आनुवंशिकी क्या होती है और न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में फिर अपन ने पढ़ा था डीएनए के बारे में। डीएनए किससे मिलकर बना होता है, डीएनए की रीढ़ की हड्डी क्या होती है, कल अपन ने देखा था। तो डी इसी क्रम में आज अपन हम लोग पढ़ेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले कल की कुछ और चीज़ अपन डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें है कि हमने पढ़ा कल कि जो डीएनए है, डीएनए की संरचना जैसे ये सीढ़ियाँ है, ये सीढ़ियाँ क्या होती है, ये सीढ़ियाँ होती है एन टू बेस क्या होती है, डीएनए की सीढ़ियाँ होती है। बाकी डीएनए की रीढ़ की हड्डी कौन बनाता है, तो अपन ने कल डीएनए की रीढ़ की हड्डी के लिए खाली दो ग्रुप का चयन किया था, जिसमें कौन कौन सा था। एक तो क्या था, पेंटोज शुगर, पेंटोज शर्करा, और दूसरा था फॉस्फेट फॉस्फेट समूह है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, डीएनए की रीढ़ की हड्डी का निर्माण करते हैं। और जो N2 बेस पेयर है वो क्या बनाता है, डीएनए की सीढ़ियाँ बनाता है। अब N2 बेस पेयर अपन ने कल देखे थे कौन कौन से थे। N2 बेस पेयर में एक था अपना एडिनिन था, एक एडिनिन था, दूसरा था गुआनिन था, तीसरा था साइटोसिन, और तीसरा क्या था, थाइमीन। ये चार चीजें जिसमें क्या है, एडिनिन ए प्लस टी, एडिनिन और थाइमीन ये तो मिलके किसका निर्माण करते हैं, अरे प्यूरिन का निर्माण करते हैं। और जी प्लस सी ये मिलके किसका निर्माण करते हैं, पिरिमिडीन का। तो एक महत्वपूर्ण बात अपन ने देखी थी कि ए और टी और जी प्लस सी, तो ए और टी के बीच में पाया जाता है डबल बॉन्ड पाया जाता है, दो हाइड्रोजन बंध लगते हैं ए और टी के बीच में। और जी और सी के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध लगते हैं, तीन हाइड्रोजन बंध लगते हैं। क्योंकि दोस्तों आज अपना जो टॉपिक है वो है डीएनए प्रतिकृति। तो डीएनए प्रतिकृति में क्या होता है कि डीएनए जैसे सिंगल डीएनए है तो उसका डबल डीएनए बनाते हैं अपन। जैसे मेरे पास ये था सिंगल डीएनए और ये मेरे पास एक कोशिका थी। जब ये कोशिका विभाजित होगी तो विभाजित होकर कितनी कोशिकाएं बनाएगी, दो कोशिकाओं का निर्माण करेगी। जब दो कोशिकाएं निर्माण करेगी तो डीएनए उतना ही डीएनए इसमें आएगा और उतना ही डीएनए दोनों संतति कोशिकाओं में प्रवेश करेगा जब विभाजन के दौरान होगा। ये कैसे संभव है, जब विभाजन से पहले क्या होता है, डीएनए डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो आधा आधा दोनों संतति कोशिकाओं में चला जाता है। तो ये डबल होना क्या कहलाता है, अपना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, ये डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस अपन क्या करेंगे, हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है कि डीएनए डबल हो जाना, वो डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और डीएनए डबल कब होगा, जब वो अपने ही समान दूसरी प्रतिकृति बनाएगा। जैसे मान लो ये डीएनए है, आपको ये डीएनए दिख रहा है। डीएनए के दो सिरे होते हैं, एक होता है 5 डेज सिरा और एक होता है 3 डेज सिरा। तो अपन ने देखा था कि डीएनए की जो दो लड़ है वो आपस में क्या करती है, कोइल हो जाती है, आपस में कुंडलित हो जाती है। तो जब आपस में, ये देखो, आपस में जब कुंडलित हो रही है तो डीएनए रेप्लिकेशन से पहले क्या जरूरी है, इस जो ये कुंडलित हुई है इस कुंडलन का खुलना जरूरी है। खुलने के बाद अपन आगे का दूसरा डीएनए बनेगा। अगर इससे पहले दूसरा डीएनए नहीं बनेगा तो इस कुंडलन को खोलने के लिए क्या क्या यूज करेंगे, तो आज ये सारी चीजें अपन आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से बैठिएगा। मेरा नाम डॉक्टर नितेश है और आज अपन इस लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब डीएनए प्रतिकृति होती क्या है। डीएनए प्रतिकृति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है। स्वयं की प्रतिलिपि का मतलब है कि अपने ही समान दूसरा डीएनए बनाना। तो अपने ही समान क्या बनाता है, दूसरा डीएनए
बनाता है। यह कोशिका विभाजन के दौरान होता है। और यहाँ लिख लेना आप, कोशिका विभाजन की एस प्रावस्था, कौन सी प्रावस्था, एस प्रावस्था के दौरान, कोशिका विभाजन की एस प्रावस्था के दौरान यह डबल होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक नई कोशिका में मूल कोशिका के समान ही आनुवंशिक पदार्थ या आनुवंशिक जानकारी प्राप्त हो। मतलब जितना डीएनए मूल कोशिका में है उतना ही दोनों संतति कोशिकाओं में जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए डीएनए क्या होता है, डबल होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है। हर बार जब कोई कोशिका विभाजित होती है तो उसके डीएनए की सावधानी पूर्वक प्रतिलिपि बनाई जाती है, जिससे एक नया डीएनए अणु बनता है जो नई संतति कोशिकाओं में चला जाता है। यह डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया है। जैसे मान लो ये कोशिका की सामान्य प्रावस्था है, कोशिका में ये एक डीएनए अणु है। जब कोशिका एस प्रावस्था में, कोशिका विभाजन की एस प्रावस्था होती है तो उसमें क्या हो जाते हैं, दो डीएनए अणु में ये क्या हो जाता है, बराबर भागों में बट जाता है। डीएनए अपनी प्रतिकृति बना लेता है, कौन सी प्रावस्था में, एस प्रावस्था में। और ये एस प्रावस्था जब कोशिका विभाजित होती है तो दोनों में समान रूप से ये आनुवंशिक पदार्थ दो संतति कोशिकाओं में चला जाता है। यही बात आपको ध्यान रखनी है कि डीएनए प्रतिकृति करता क्यों है, समझ गए। तो अब ये डीएनए की कुंडली होती है, उस कुंडली में 3 डेज सीरा और 5 डेज सीरा कैसे बनते हैं, ये आज अपन सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हमने बताया था पेंटोज शुगर के बारे में बात की थी, और जब पेंटोज शुगर के बारे में बात की थी तो पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन से बनी है। पेंटोज का मतलब 5 होता है, या पेंटोज का मतलब कितना, 5 होता है। तो इसमें 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब देखो 5 डेज सिरे से हमेशा कौन सा ग्रुप जुड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप, और 1 से कौन सा जुड़ता है, हमेशा नाइट्रोजन बेस पेयर। अब नाइट्रोजन बेस पेयर में एडिनिन भी आ सकता है, गुआनिन भी आ सकता है, साइटोसिन भी आ सकता है और थाइमिन भी आ सकता है, कोई सा भी ग्रुप जुड़ सकता है। और 3 डेज सिरा, ये देखो ये OH क्या है, फ्री है। अब OH फ्री है तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो अपना होता है, फॉस्फेट ग्रुप में एक OH और होता है। जैसे ये अपना फॉस्फेट ग्रुप, अगला जो अगला न्यूक्लिक एसिड है उसका OH ग्रुप ये है, फिर एक OH ग्रुप ये होता है, और इधर ये डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। अब इससे क्या होता है, ये OH और ये OH से पानी निकल जाता है बाहर, H2O बाहर निकल जाता है, और ये यहाँ पे एक बंद बना लेता है, जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हो। अगला फॉस्फेट यहाँ पे क्या कर लेगा, बंद बना लेगा, ठीक है। तो ये तो कौन सा सीरा मुक्त है, 5 डेज वाला सीरा, और ये कौन सा सीरा मुक्त है, 3 डेज वाला सीरा। तो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है जिसमें क्या है, ये 5 डेज और 3 डेज। अगला इस सिरे में क्या होगा, जब ये एडिनिन किससे जुड़ेगा रे, गुआनिन से। जब ये गुआनिन से जुड़ेगा और यहाँ पे वही पेंटोज शुगर आ जाएगी, ऐसे की ऐसे ऐसी लड़ी यहाँ आ जाएगी, तो ये वाला सीरा उल्टा होगा, 3 डेज होगा, और ये सीरा कौन सा होगा, 5 डेज होगा। एडिनिन के साथ गुआनिन एडिनिन के साथ थाइमिन, एडिनिन के साथ थाइमिन डबल बॉन्ड के साथ, और थाइमिन के साथ गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। और फिर थाइमिन के साथ गुआनिन कितने, ट्रिपल बॉन्ड। फिर गुआनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है, क्या लिखे थे अपन ने, A+T, ठीक है ना। तो यहाँ पे यहाँ A जुड़ेगा, सॉरी कंफ्यूज हो गया, इसको अपन एक बार मिटा देते हैं। तो A के साथ तो T जुड़ता है और G के साथ C जुड़ता है। तो A के साथ डबल बॉन्ड के साथ T जुड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ T के साथ A जुड़ेगा, और यहाँ भी T के साथ A जुड़ेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यहाँ G के साथ C जुड़ेगा, यहाँ C के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ G जुड़ेगा, और यहाँ फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ C जुड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करते रहते हैं अपन, निरंतर हाइड्रोजन बंधों के द्वारा ये बंधा रहता है। तो जब डीएनए का अकुंडलित होता है तो डीएनए को अकुंडलित करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि ये बॉन्ड तोड़ना, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के बाद में ये दोनों खंड क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिसपे एक नए डीएनए का निर्माण होता है। तो देखते हैं, ये है जैसे ये मेरा डीएनए था 3 डेज टू 5 डेज और 5 डेज टू 3 डेज, ठीक है। जब इसका मैंने कुंडलन खोला तो इसके ऊपर अगर नए डीएनए का निर्माण हो तो कैसे होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, 5 डेज है। तो 5 डेज है तो यहाँ 3 डेज आएगा, और ये 3 डेज है तो ऑलरेडी यहाँ पे 5 डेज आएगा। तो 5 डेज टू 3 डेज तो ये क्या है, कंटिन्यू जाएगा।
लेकिन जो दूसरी स्ट्रैंड है ये 5 डेज, जैसे मान लो डीएनए जो हमेशा होता है वो एक साथ कभी नहीं खुलता, क्योंकि एक साथ खुलने के लिए उसको अधिक मात्रा में ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये पहले छोटा सा भाग खुलता है। जैसे ये मान लो पहले इतना सा भाग खुलेगा, फिर अगले वाला भाग खुलेगा, फिर अगले वाला भाग खुलेगा, ऐसे छोटे छोटे भागों के रूप में खुलता है। तो पहले मान लिया हमने इसका इतना सा भाग खुला है, तो इतना सा भाग खुला है, तो ये 5 days to 3 days है, तो इसके सामने कौन सा स्ट्रेन बनेगा 5 days to, जैसे ये आप 3 days है तो यहाँ पे कौन सा बनेगा 5 days बनेगा। तो 5 days बनेगा तो पहले 5 days to 3 days ये इतना ही चल पाएगा, फिर ये इतना सा भाग और खुल गया, तो यहाँ पे ये 5 days to 3 days बना था, तो यहाँ तो क्या है ये 3 days, ये 5 days ही रहा है, तो कंटिन्यू क्या है 3 days तक चला जाएगा, ऐसे का ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि अगले वाला स्ट्रेन 5 days है तो 3 days की तरफ आराम से ये चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे खंड बन जाते हैं अलग अलग खुलने के कारण, तो इस खंडों को क्या बोलते हैं अपन, ओकाजाकी खंड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके 2 स्ट्रैंड हो गए, पहला स्ट्रैंड कौन सा हो गया लेगिंग स्ट्रैंड, और दूसरा हो गया लीडिंग स्ट्रैंड। ये आपको बहुत बार पूछा जाता है, आपको कोई पूछे कि लेगिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है और लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है, तो लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है कंटिन्यू होता है, और लेगिंग स्ट्रैंड क्या होता है असतत होता है या फिर डिसकंटिन्यूअस होता है। फिर क्या करते हैं, इन जो खंड बने हैं इन खंडों को आपस में जोड़ने के लिए भी एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं अपन लाइगेज। लाइगेज एंजाइम के द्वारा इनको आपस में जोड़ा जाता है, और ये जब दोनों सेपरेट होते हैं तो दोनों सेपरेट होकर जो दो डीएनए बनेंगे, एक डीएनए ऐसा बन जाएगा और एक डीएनए ऐसा बन जाएगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली योग्य बात यह है कि जो ये नया स्ट्रैंड बन रहा है डीएनए में, उसमें वो किस पे, एक पुराने स्ट्रैंड पे बन रहा है, ये पुराना स्ट्रैंड है ये नया बन रहा है, इसी प्रकार इसमें भी एक नया है और दूसरा पुराना है। तो एक नया और पुराना होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, अर्ध संरक्षी प्रकृति का बोलते हैं, जो अपन आगे देखेंगे अर्ध संरक्षी प्रकृति का होता है। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा प्रकार का होता है, अर्ध संरक्षी प्रकार का होता है। तो इस डीएनए की जो डीएनए का जो कुंडलन है वो कितने चरणों में पूर्ण होता है, 3 चरणों में पूर्ण होता है। पहला चरण होता है आरंभिक, दूसरा होता है विस्तार और तीसरा होता है समाप्ति की ओर। ठीक है ना, तो प्रारंभिक चरण कौन सा होता है, जिसमें क्या करता है डीएनए प्रतिकृतिकरण के लिए तैयारी करता है, डबल होने के लिए तैयारी करता है। पहला कदम डीएनए अणु का डबल हेलिक्स संरचना, मतलब जो कुंडलित रूप में था ये वाला ये देखो ये डबल है ना, इस डबल कुंडलित को क्या करना है, खोलना किसका काम है, पहले वाले जिसमें तैयारी करेगा ये। पहला कदम डीएनए अणु को डबल हेलिक्स संरचना को खोलना तथा स्ट्रैंड को अनजिप करना, मतलब अकुंडलित करना। अलग किए गए स्ट्रैंड में नए डीएनए बनाने के लिए टेम्पलेट के रूप में काम में लेते हैं। मतलब जो पुराना डीएनए है उसको क्या बोलेंगे अपन, टेम्पलेट बोलेंगे। जो ये वाला डीएनए है उसको टेम्पलेट बोलेंगे, और नया तो इस पे टेम्पलेट पे बनेगा। ठीक है, यह कार्य हेलिकेज नामक एंजाइम द्वारा किया जाता है, जो मतलब जो 2 तंतुओं के आधार युग्मकों को एक साथ जोड़े रखने वाले हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने का काम करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए के हाइड्रोजन बंधों को तोड़कर उसे अकुंडलित करता है। तंतुओं को अलग करने से एक वाई आकार बनता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रतिकृति कांटा कहा जाता है। ये देखो ये प्रतिकृति कांटा, देखो प्रतिकृति कांटा ये ना, ये देखो ये पूरी शेप कैसी बन रही है, वाई के आकार की बन रही है, जिसको क्या बोलेंगे अपन, प्रतिकृति कांटा बोलते हैं। अब दूसरा है कि डीएनए का विस्तार कैसे होता है, डीएनए का निर्माण कैसे होता है, उसके ऊपर दूसरा डीएनए, एक पुरानी वाली जो छड़ है या स्ट्रैंड है उसके ऊपर दूसरा डीएनए कैसे निर्मित होता है। दोनों किस्में अलग अलग तरीकों से दोहराई जाती है। दोनों किस्में कौन सी, ये एक तो जो 3 days to 5 days वाले डीएनए पे अलग से दोहराई जाएगी, और 5 days to 3 days वाले डीएनए से पर अलग से दोहराई जाएगी। ठीक है ना, तो दोनों किस्में अलग अलग तरीके से, क्योंकि वे एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलती है। इनमें से 3 days to 5 days दिशा में प्रतिकृति कांटा की ओर उन्मुख है, और इसे क्या बोलते हैं, अग्रणी स्ट्रैंड, या फिर क्या बोलते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड, है ना। अग्रणी स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और लेगिंग स्ट्रैंड किसे बोलते हैं,
जो विपरीत दिशा में चलता है उसमें, जिसमें क्या बनते हैं, खंड बनते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम ओकाजाकी खंड बोलते हैं। दूसरा रेप्लिकेशन फोर्क दूर स्थित होता है, जिसे लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अग्रणी स्ट्रैंड के बारे में देखो, अग्रणी रज्जुक की प्रतिकृति बनाने के लिए आरएनए का एक छोटा सा प्राइम, जिसे छोटा सा प्राइम कहा जाता है, प्राइमेज नामक एंजाइम द्वारा निर्मित होता है और 3' सिरे से जुड़ जाता है। यहाँ पे देखो ये जो आरएनए है, सॉरी मैं इसको एक बार थोड़ा मिटा लेता हूँ। इसमें क्या है, थोड़ा ज़्यादा अपना कंजेस्टेड हो जाएगा तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा फिर, तो इसमें ठीक है ना। तो इसमें देखो अपन ने क्या पढ़ा, इसमें पढ़ा कि 3' सिरे पर, अग्रणी सिरे में क्या है, डीएनए का एक छोटा सा प्राइम जुड़ जाता है। डीएनए क्या करता है, संश्लेषण के लिए प्रारंभिक बिंदु चिन्हित करता है। तो प्रारंभिक बिंदु चिन्हित करने का इसका मतलब यह है कि ये 3' सिरे पर आरएनए का एक छोटा सा प्राइम जुड़ जाता है। आरएनए का यहाँ पे छोटा सा प्राइम जुड़ जाएगा, जिससे ये चिन्हित हो जाएगा कि ये जो रेप्लिकेशन है, ये जो प्रतिकृति है, वो यहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ पर 5' सिरा बनेगा, और 5' सिरा किसका बनता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। तो आगे बढ़ो, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नामक एक सिरा स्ट्रैंड से जुड़ता है और प्रतिकृति कांटे की ओर उसके साथ चलता है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, डीएनए पॉलीमरेज का एक सिरा जुड़ता है, किसका, डीएनए पॉलीमरेज का। और ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इस सिरे के साथ साथ ये जो कांटा बनता है, प्रतिकृति कांटा जो मैंने बताया था किसका बनता है, वाई शेप का बनता है, तो उसके साथ साथ चलता रहता है। अब देखो ये वाला इसके साथ साथ चलेगा कंटिन्यूअस, तो इसमें क्या ओकाजाकी खंड बनेंगे, तो इसमें ओकाजाकी खंड नहीं बनेंगे। आपको कोई पूछे जो लीडिंग स्ट्रैंड है या अग्रगामी रज्जु है, उस पे ओकाजाकी खंड बनते हैं क्या, तो बोलो नहीं बनते हैं। क्यों, क्योंकि ये उसके जस्ट विपरीत दिशा में, क्योंकि ये देखो ये स्ट्रैंड कौन सा है, 3' to 5' ये वाला, ये जो ये वाला है, ये 3' to 5' तो इस पे जो निर्मित हो रहा है वो कौन सा, ऑलरेडी 5' to 3' निर्मित हो रहा है, जिसको जैसा चाहिए वैसा निर्मित हो रहा है, तो इसके लिए ओकाजाकी खंड नहीं बनते हैं। ठीक है ना। इस देखो जैसे ही डीएनए अनुक्रम को पढ़ता है, यह पूरक सारकों को जोड़ता जाता है। मतलब मैंने आपको बताया था, ए के साथ डबल बॉन्ड के साथ टी जोड़ देगा, और जी के साथ गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन जोड़ देगा। मतलब जो इसका पूरक होगा, ए होगा तो टी जोड़ देगा, टी होगा तो ए जोड़ देगा, जी होगा तो सी जोड़ देगा, और सी होगा तो ए जोड़ देगा। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, जोड़ देता है। इस प्रकार प्रतिकृति को सतत कहा जाता है। मतलब जो ये वो प्रतिकृति है वो क्या है, एक सतत प्रतिकृति है जिसमें ओकाजाकी खंड नहीं बनते। इसका स्ट्रैंड का नाम रखना, जिसको अग्रणी स्ट्रैंड, या फिर अग्रणी मतलब जो अग्रसर होता है, सतत रूप से अग्रसर है, और क्या बोलते हैं इसको, लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। दूसरा है लेगिंग स्ट्रैंड, जो क्या है, असतत है। क्योंकि लेगिंग स्ट्रैंड किस दिशा में चलता है रे, विपरीत दिशा में चलता है, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज एक समय में इसकी केवल छोटी लंबाई की ही प्रतिलिपि बना सकता है। क्यों, क्योंकि डीएनए खुलता ही छोटे छोटे भागों में। तो जब छोटे छोटे भागों में खुलता है, जैसे इतना सा खुला था तो यहाँ तो कंटिन्यू हो गया आगे, जब यहाँ इतना सा खुला था तो पहले इतना सा बनेगा, फिर इधर आगे और खुल गया तो फिर इतना सा बनेगा, फिर आगे खुला है तो इतना सा बनेगा। तो छोटे छोटे भागों में ये बनता रहता है। कई आरएनए प्राइमर लेगिंग स्ट्रैंड के साथ भिन्न बिंदुओं पर बनते हैं, क्योंकि आरएनए प्राइमर यहाँ भी बनने की जरूरत पड़ेगी, फिर यहाँ भी अलग अलग में। डीएनए पॉलीमरेज इन बिंदुओं से डीएनए को पढ़ता है, फिर वही बात, डीएनए पॉलीमरेज आ जाता है। डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन का सबसे स्टार लगा लेना, सबसे अहम एंजाइम है। ठीक है। पूरक बेस से जोड़ता है, डीएनए के टुकड़े बनते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, ओकाजाकी टुकड़े कहा जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, असतत प्रतिकृति कहते हैं। इसके बाद ओकाजाकी टुकड़े एक साथ मिलके, एक साथ कौन सा एंजाइम जोड़ता है, मैंने आपको बताया था, वो जोड़ता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम डीएनए के दोनों अणुओं को एक साथ जोड़ता है। ठीक है। अब प्रतिकृति जो ये प्रक्रिया है वो क्या है, समापन की ओर बढ़ती है। अब समापन में क्या क्या होता है, समापन में एक तो होता है
एक बार जब सभी बेस का मिलान हो जाता है तो एक एंजाइम आता है, इसके भी स्टार लगा लेना, एक्सोन्यूक्लियस नामक एंजाइम प्राइमर को तो क्या कर देता है, जो जुड़े थे प्राइमर को उनको तो क्या हटा देता है। प्राइमर के खाली स्थानों को फिर अधिक पूरक बेस से भर दिया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज नए स्ट्रैंड को प्रूफ रीड करता है। प्रूफ रीड इसलिए कि ए की जगह टी है या जी की जगह सी ही है, मतलब प्यूरिन के आगे क्या है, प्यूरिन और पिरामिडीन जो अपने नाइट्रोजन बेस थे वो सही जुड़े हैं या फिर नहीं जुड़े हैं। अगर इनमें से एक भी गलत जुड़ता है तो उसमें क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो जाता है। उत्परिवर्तन क्या होता है, म्यूटेशन, जिसको अपन बोलते हैं अवांछित गुणों की एंट्री हो जाएगी। तो यह सुनिश्चित किया जा सके कि नए डीएनए अनुक्रम में कोई गलती नहीं हो, तो इसके लिए कौन सा करता है, डीएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड प्रूफ रीड करता है। अंत में डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम डीएनए के दो निरंतर दोहरे स्ट्रैंडों को क्या कर देता है, सील कर देता है, मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ देता है। डीएनए अपने आप ही खुद को डबल हेलिक्स में वापस क्या कर लेता है, लपेट लेता है। जैसे जैसे डबल स्ट्रैंड होगा वो ऑटोमेटिक उसको कुंडलित हो जाएगा। परिणाम दो डीएनए अणु जिसमें प्रत्येक में डीएनए का एक नया और एक पुराना स्ट्रैंड होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक नया और एक पुराना स्ट्रैंड होता है। यही कारण है कि डीएनए प्रतिकृति अर्धसंरक्षित के रूप में वर्णित किया जाता है। श्रृंखला का आधा हिस्सा मूल डीएनए अणु का हिस्सा होता है और आधा हिस्सा बिल्कुल नया डीएनए का अणु होता है। तो ये बात थी अपने डीएनए की प्रतिकृति के बारे में। इसमें 3 इंपॉर्टेंट डीएनए आते हैं जो मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ। कौन कौन से आते हैं, इसमें होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एक तो होता है डीएनए पॉलीमरेज, कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये 3 अणु है, ठीक है। इसमें से ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये फर्स्ट तो करता है आरएनए प्राइमर को हटाना, आरएनए प्राइमर को हटाना। दूसरा डीएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करता है रे, डीएनए की मरम्मत करता है, ठीक है। और ये डीएनए पॉलीमरेज ये क्या है, मेन एंजाइम है जो क्या कहाँ जुड़ता है, अभी आपने डीएनए पॉलीमरेज के बारे में जहाँ जहाँ भी डिस्कस किया वो क्या, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जुड़ता है। ये क्या है, मेन एंजाइम जो कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से जुड़ता है और उसको आगे की ओर एक के साथ टी, टी के साथ ए और जी के साथ सी, सी के साथ जी, ये जोड़ता रहता है और आगे चलता रहता है। तो ठीक है दोस्तों, दीजिए इजाज़त, एक नए लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने जो और भाई हैं उनको उन तक पहुंचाना, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जितना फ्री में आपको एजुकेशन दी जाए उतना फ्री में हम देने का ट्राई कर रहे हैं। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, कल फिर एक नई क्लास के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।